Hello everyone, now let's do the Hindu analysis of 7th November. ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे देखिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है. फर्स्ट पेज पे ये है कि त्रिपुरा इज़ बर्निंग, ये कहने के लिए कुछ चार्जेस लगाए गए हैं. तो इसमें हम ऊपा, ठीक है, अनलॉफुल ऊपा एंड आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे. फिर नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ेंगे. फिर चाइना जो है चुम्बी वैली में अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है. चुम्बी वैली एक ऐसा विलेज है जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है. ठीक है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है. फिर देखो जीका वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं. अकली दाल है ना, अकली दल शिरोमणि अकली दल, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वैट कम करिए और वैट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट का ग्रीन समिट हो रहा है. ठीक है, फिर ये फ्री राशन दिया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है, अब हमें थोड़ा यहाँ एक ये क्वेश्चन जानना पड़ेगा कि फ्यूल प्राइसेस में इतना इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, वाई द प्राइसेस आर राइजिंग सो मच. ठीक है, फिर ये भीमा कोरेगांव कमीशन का ये जो इशू है ये हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, फिर पेज नंबर 5 में देखो कार्तिका मासम. ठीक है, ये एक फेस्टिवल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और फिर पंचलिंगेश्वरा टेम्पल जो कि होयसला ईरा टेम्पल है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सोमनाथपुरा. ठीक है, और फिर दैट्स ऑल. और फिर पेज नंबर 6 पे आते हैं. पेज नंबर 6 में भी कोई ख़ास वो नहीं है, बस जुडिशल कस्टडी के बारे में पढ़ा जाएगा. ठीक है, और फिर पेज नंबर 7 पे पेंटागन रिपोर्ट ऑफ चाइना, इसका क्या इशू है. और फिर एक चीज़ ये है कि वी विल स्टडी अबाउट द वैट, जीएसटी एंड वी विल स्टडी अबाउट द स्पेशल एक्साइज ड्यूटी एंड द सेस जो लगते हैं बाय द सेंटर एंड दे गोज़ टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और फिर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है जिसको चिकन नेक भी कहते हैं. ठीक है, फिर एक और ये है कि जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते, आपको हर हालत में देना ही होगा. जैसे कि राम जेठमलानी केस हुआ था 2011 का, कि गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और फिर ये स्टेट की ड्यूटी है. ठीक है, दैट इज़ गिव द इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट एंड टू द पेटिशनर्स. और आर्टिकल 32 भी यही कहता है कि पेटिशनर एंड द स्टेट बोथ हैव टू बी द आइज़ एंड द ईयर्स ऑफ द कोर्ट. ठीक है, आर्टिकल 32. ठीक है, तो आप ऐसे फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकते. तो देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मेंटल इश्यूज़ पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देना है. आप सबको एक कैटेगरी में लेके नहीं चल सकते. फिर एक कंगरी KANGRI, कंगरी एक ट्रेडिशनल कश्मीरी हीटर होता है. ठीक है, और फिर एक और न्यूज़ है कि अरुणाचल प्रदेश में काहू KAHO, काहू एक ऐसा विलेज है, पहला विलेज है जिसने मतलब इंडिया को हेल्प किया था और चाइना से लड़ने के लिए. और इनकी एक कम्युनिटी है मियोर कम्युनिटी, जिसमें सिर्फ मुश्किल से 60-70 लोग रहते हैं और लिटरेसी रेट भी इनकी 65% है, विच इज़ नॉट बैड. ठीक है, फिर श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, बट इसमें हम लोग एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट 2008 के रेगुलेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, AERA के रेगुलेशंस पढ़ेंगे. फिर देखो क्या होता है कि फ्रांस के साथ हमारा डायलॉग हो रहा है डिफेंस में, बायलैटरल एक्सरसाइजेस में, है ना, और स्ट्रैटेजिक ये सब. यहाँ हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, G20 समिट के बारे में पढ़ेंगे, COP26 समिट, टेररिज्म, साइबर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बायलैटरल एक्सरसाइजेस. ठीक है, ये सब था इस पेज पे. फिर पेज नंबर 9 पे देखो ये है कि USA ने 2 बिल लगाए हैं अपने, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल एंड द बिल्ड बैक बेटर एक्ट. ठीक है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है. फिर आता है पेज नंबर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं 2-3. सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नर्वस ब्रेन सिस्टम जो होता है
वो हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है, ठीक है, इट वीड्स आउट, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो ब्रेन के आसपास होता है, जो ब्रेन में एक रीजन होता है थैलेमस, उसके आसपास एक रीजन होता है जिसे हम TRN बोलते हैं, थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस। और ये क्या करता है कि जब ये कम हो जाता है तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से इन्वर्स रिलेशन है, अल्जाइमर, ठीक है। फिर एक और चीज़ है मेसियर 87, M87, मतलब एक इकलौती गैलेक्सी है जो ब्लैक होल के पास है, ठीक है। फिर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस टेक में कि सोलर फ्लेयर्स। अब देखो यार, सोलर फ्लेयर्स में क्या होता है ना कि जैसे सूर्य है, अब सूर्य में बहुत सारे मैग्नेटिक साइकिल्स हैं, ये मैग्नेटिक साइकिल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सरफेस पे आ जाते हैं, और जब वो सरफेस पे आ जाते हैं सूर्य के तो वो काले पड़ जाते हैं, काले धब्बे, डार्क स्पॉट्स, ठीक है। और अब इन डार्क स्पॉट्स में क्या होता है कि देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, मैग्नेटिक साइकिल्स इनसाइड द सन, ठीक है। ये मैग्नेटिक साइकिल्स बढ़ती हैं और फिर ये डार्क स्पॉट बनाती हैं, डार्क स्पॉट जो कि सरफेस पे आते हैं, ठीक है। जब सरफेस पे आ जाती हैं, डार्क हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि सोलर फ्लेयर्स होते हैं, मतलब एक जब ये सरफेस पे आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी होती थी वो लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि सूर्य से बहुत ज़्यादा एक्सरे रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, और ये सूर्य के सरफेस को छोड़ देते हैं, कभी कभी हॉट प्लाज्मा भी निकल जाता है। और ये जो हॉट प्लाज्मा निकल जाता है क्योंकि मैग्नेटिक जो है वो लाइट और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कभी कभी सूर्य के सरफेस से क्या करता है, फ्लेयर्स निकालता है, स्टॉर्म निकालता है, ठीक है। और ये स्टॉर्म को क्या कहते हैं, प्लाज्मा को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कोरोनल मास इजेक्शन, CME, ठीक है। और ये कम से कम इसकी जो एनर्जी है वो कम से कम एक एटॉमिक बॉम्ब से भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कभी कभी धरती पे भी आता है, और धरती के ऑब्जेक्ट्स को बहुत अफेक्ट करता है, और जो ग्रिड, पावर ग्रिड होता है उसको अफेक्ट करता है, सैटेलाइट्स को अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक को अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारी जो पाइपलाइन होती है उनको अफेक्ट करता है। और फिर एक और चीज़ ये है कि ये अरोरे बनाते हैं इन द हाई लैटिट्यूड एंड पोलर कंट्रीज़, पावर ग्रिड ख़राब हो जाती हैं, ऑयल पाइपलाइन ख़राब हो जाते हैं, डीप सी के केबल्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो देखो ध्यान में हमें ये देना है कि सूर्य के अंदर मैग्नेटिक साइकिल्स हैं, वो मैग्नेटिक साइकिल्स इतने कन्वर्ट हो रहे हैं कि वो सरफेस पे पहुंच जाते हैं, जब वो सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि जब वो सरफेस पे आते हैं कि वो और एनर्जेटिक हो जाते हैं कि जो उनकी मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो लाइट और उसमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वजह से क्या होता है कि सूर्य के सरफेस से क्या निकलता है, प्लाज्मा निकलता है, रेडिएशंस निकलते हैं, और वो मतलब एक फ्लेयर्स बनाते हैं, स्टॉर्म बनाते हैं, और वो स्टॉर्म बहुत ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो कभी कभी धरती पे पहुंच जाते हैं, केबल्स को, ऑयल गैस लाइंस को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सैटेलाइट्स को ख़राब करते हैं, ठीक है। और हमारे जो क्या कहते हैं, दे कॉज अरोरा इन द हाई लैटिट्यूड एंड द पोलर रीजन्स, है ना। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना इंजेक्शंस बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस बोलते हैं, मतलब ये जो स्टॉर्म्स निकल रहे हैं इसमें से, है ना। तो इनकी स्पीड और इनका लोकेशन हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, देखो हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से करते हैं, ठीक है। और इसमें एक ड्रैग बेस्ड इंसेंबल मॉडल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ड्रैग मॉडल यूज़ करते हैं और एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जिससे हम इसकी स्पीड और लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये दैट्स ये था साइंस एंड टेक का। फिर देखो क्या है कि तमिल मद्रास में देखो कोटा, इसमें क्वांटिफिएबल डेटा की बात हो रही है, MBC और तुम्हारे DCT नोटिफाइड कम्युनिटीज़ के लिए, और वो कम्युनिटी कौन सी है, वनैयर कम्युनिटी। अब देखो एक और चर्चा आ रही है, एक न्यूज़ और है जो मैं बताना चाहूँगी कि एक तिग्रायन रेबल है, ये तिग्रायन रेबल हैं जो कि अद्दीस अबाबा को अटैक कर रहे हैं। अद्दीस अबाबा जो है वो कैपिटल है ऑफ इथोपिया, ठीक है। दैट्स फॉर दिस मच। और फिर उसके बाद
फिर अगली न्यूज़ ये है कि देखो यार, ये एक होता है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ एक शाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट यूज़ किया है, और फिर एक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया की एक गैस लाइन भी है। अब एक और चीज़ है कि ये जो अभी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अफ़गानिस्तान की मदद करनी है कि नहीं करनी है, उसमें कौन से पार्टनर्स है। देखो, चाइना को बुलाया था, ईरान को, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, इन लोगों को बुलाया गया था। और इसमें हम लोग शंघाई कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। शंघाई कोऑपरेशन जिनका एक रैट्स था, मतलब रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने COP26 में मिथेन और डिफॉरेस्टेशन इमिशंस में प्लेज क्यों नहीं लिया। क्योंकि इन्होंने मिथेन और डिफॉरेस्टेशन का ये कहा है कि हम लोग 30% तक ख़त्म करेंगे, है ना। तो ये इंडिया ने इसमें क्यों नहीं लिया। क्या हुआ रितु, क्यों नहीं लिया इसमें। देखो, सबसे पहली चीज़ है मिथेन एमिशंस। मिथेन देखो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस होती है जो मतलब ग्रीन हाउस को करती है, ठीक है। क्योंकि मिथेन जो है वो इन्वायरमेंट को और गर्म बनाती है, इट ट्रैप्स द हीट। और मिथेन जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है मिथेन, क्योंकि ये ट्रैप करती है हीट, ठीक है। और हमारे इंडिया में तो ये क्यों बढ़ रही है, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से, ठीक है। एंड ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इसकी उम्र कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों से आती है, ठीक है। जैसे कि लैंडफिल हो गया, ऑयल नेचुरल गैस सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गया, कोल माइनिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, मोबाइल कंबशन हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मिथेन जो है ज़्यादा होता है भारत में। अब इंडिया ने क्यों नहीं पेश किया, क्योंकि यार देखो, हमारी इंडिया जो है तीसरी पोजीशन पे है अगर हम मिथेन की बात करें। हमारी रूरल इकोनॉमी है, हमारे पास कैटल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर हम UNFCCC है ना, UNFCCC की बात करें तो इंडिया ने बताया है कि भारत में जो 20% जो होता है एंथ्रोपोजेनिक मिथेन एमिशन, वो आता कहाँ से है, वो एग्रीकल्चर से आता है, कोल माइन से आता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नेचुरल गैस एंड ऑयल सिस्टम से आता है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब हमारी जो MNRE है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है इसमें। कैसे, बायोगैस प्रोडक्शन बढ़ा के, और कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड बायोगैस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज़। ऐसे करके ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम मिथेन इमिशंस को कम करें, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि प्लेज लेना ज़रूरी नहीं है। अब डिफॉरेस्टेशन पे देखो, ग्लासगो डिक्लेरेशन में क्या है। ग्लासगो डिक्लेरेशन में ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कहा कि ये डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे बाय 15-20% बाय 2020 एंड बाय 2030। बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा है, इसका उल्टा ही हो रहा है। तो इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे, हम इंडस्ट्रियल लॉगिंग को कम करेंगे, और हम जो ट्राइबल्स हैं उनको ज़्यादा राइट्स देंगे ऑन द फॉरेस्ट लैंड। अब इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि इससे उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। और इंडिया ने ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज में चेंजेस किए हैं, जिससे ये ज़्यादा कॉमर्शियल ट्री प्लांटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और इंडिया का एक और प्लान है कि कार्बन सिंक बनाया जाएगा सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब बिलियन टोन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इंडिया का प्लान ये है, मतलब छोटी छोटी भाषा में ये कहा जाए कि डिफॉरेस्टेशन पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होगा भारत का। दूसरी चीज़, भारत ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, उन्होंने अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज में चेंजेस किए हैं, ठीक है। और वो कमर्शियल प्लांट्स बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे फॉरेस्ट लैंड में। बट उन्होंने कहा है कि वो अपना ज़्यादा तक एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में करेंगे, एज़ फार एज़ कम्पेयर टू 22% तक रखेंगे, और कार्बन सिंक बनाएंगे जिससे कि CO2 जो है जितनी एब्जॉर्ब हो जाए। सो दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑन द डिफॉरेस्टेशन केस। तो दैट इज़ वाई
दे डिडंट साइंड अप फॉर द ग्लासगो डिक्लेरेशन। ग्लासगो डिक्लेरेशन मतलब COP26, ठीक है। तो मीथेन का इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारी MNRE है वो ऑलरेडी बहुत काम कर रही है इस पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिफॉरेस्टेशन पे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज ऑलरेडी सफिशेंट हैं टू हैंडल बोथ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो एक और चीज़ ये है कि RBI का अभी प्रॉम्प्ट कोएर्सिव एक्शन आया है फॉर द बैंक्स। अब ये प्रॉम्प्ट कोएर्सिव एक्शन है क्या? देखो, ये एक सुपरवाइजरी इंटरवेंशन है RBI का। जैसे कि अगर कोई बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा है तो RBI उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसकी पोजीशन को इम्प्रूव करता है, करवाता है, और जब वो ठीक हो जाती है तो फिर से वापस उसके मार्केट में उसको ओपन कर देता है, ठीक है। जिससे कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देख सकें, रेमेडियल मेजर्स देख सकें, एक इफ़ेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन हो, ठीक है। और इसको इवैल्यूएट कैसे करता है, ये प्रॉम्प्ट कोएर्सिव एक्शन कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि मतलब कौन कौन से बैंक्स को इस कैटेगरी में डालना है, कौन कौन से बैंक्स को किस पैरामीटर्स पे चेक करना है कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं काम कर रहे हो। सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाता है कैपिटल पे, एसेट क्वालिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, लेवरेज पे। इसमें सबसे पहला आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, जिसमें ये होता है कि बैंक को कुछ कैपिटल अपना होल्ड करके रखना पड़ता है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, ठीक है। और इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बफ़र भी आता है, जैसे कि कैपिटल कंजर्वेशन बफ़र जो कि 1.5% होता है, ठीक है। दैट मे बी यूज्ड टू शोर अप द कैपिटल इन द गुड टाइम्स, बट इट मे ऑल्सो बी रिलैक्स्ड टू इनकरेज फर्दर लेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर एसेट क्वालिटी होती है दूसरी चीज़, जो हमें बताती है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द लोन इज़ अनलाइकली टू बी पेड बैक, ठीक है, जो कि आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ ही जाता है आफ्टर द प्रोविजनिंग फॉर द बैड लोन्स। तीसरी चीज़ होती है रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि बताता है प्रॉफिटेबिलिटी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेट इनकम प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है, लेवरेज रेशियो, जो कि बताता है कि हाउ मच अ लेंडर हैज़ स्ट्रेच्ड इटसेल्फ इन बोरोइंग द फंड्स टू जनरेट इनकम। द मोर द लेवरेज द रिस्कियर द टर्फ ऑन विच द लेंडर स्टैंड्स, ठीक है। तो अब जब बैंक्स को PCA कैटेगरी में डाल देते हैं तो उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले ऑन द डिविडेंड, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंसेस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो इन द सेकेंड कैटेगरी बैंक्स एडिशनली फेस द कर्ब्स ऑन द ब्रांच एक्सपेंशन, वो ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर पाते। दे फेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शंस भी डाले जाते हैं उन पे बाय RBI, जैसे कि ऑन द स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। बट अभी कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, उन्होंने रिटर्न ऑन एसेट्स को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन एसेट्स हटा दो, अगर ये ठीक भी नहीं है तब भी हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ अप्लाई किया जाता है ऑन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब जैसे आपके रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स हो गए, इन सबको हटा दिया गया है। इन सबको बिल्कुल खुली छूट और आज़ादी दे दी गई है कि आपको जैसे करना आप करो। रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, RRB, द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, द पेमेंट बैंक्स, ठीक है, इन सबको एग्जिट किया गया है, ठीक है। और फाइनली जो बैंक्स इसकी पचट में आ जाते हैं ऑन द प्रॉम्प्ट कोएर्सिव एक्शन ऑफ RBI, उनको रिलीज़ कैसे किया जाता है कि मतलब जैसे उनको जो होमवर्क दिया है अब उनका रिज़ल्ट कैसे वैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। दे आर एग्जिट फ्रॉम द PCA दैट इज़ ऑन द 4 कंटिन्यूस क्वार्टरली रिजल्ट्स। उनके 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स देके जाते हैं, अगर वो 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं तो उनको एग्जिट मिल जाता है और एक को ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल एडिक्वेसी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।